अजय जी, आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे, ये जी, एक्चुअल में है तो इग्नो PGDT 4 प्रीवियस पेपर प्रशासनिक जी अनुवाद है, सर। लेकिन उस अंश के साथ साथ आज इसमें कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। प्रशासनिक अनुवाद में जो पत्र आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए प्लेज एक शब्द आएगा, ये 10 नंबर का होता है। तो इंग्लिश के शब्द रहेंगे, हिंदी के शब्द रहेंगे, तो उनमें जो शब्द आएंगे, ये पिछले पेपर का है। प्लेज है, प्लेज का मतलब होता है शपथ, आप चाहें तो लिखते चल सकते हैं। उसके बाद आता है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग देखिए दो तरह से होता है। अंडरटेकिंग मतलब आई गिव एन अंडरटेकिंग है, तो ये मेरी वचनबद्धता है या मैं घोषणा करता हूँ होगा। और अंडरटेकिंग अगर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, तो उसे उपक्रम कहा जाता है। ठीक इसी तरह से आउटले एक शब्द है। आउटले का मतलब परिव्यय होता है। प्रशासनिक शब्दावली में यह ध्यान रखना होता है कि जो शब्द है उसका प्रशासनिक शब्दावली के अनुरूप ही शब्द अर्थ लिखेंगे। जैसे चेयरमैन है, चेयरमैन का अध्यक्ष होता है। इसके बाद आते हैं इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को निरीक्षक कहा जाता है। अगला शब्द है जी, अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब होता है अधोहस्ताक्षरी। उसके बाद आता है स्पेसिमेन सिग्नेचर, मतलब हस्ताक्षर का नमूना। कई लोग उसको नमूने का हस्ताक्षर बोल देते हैं, वो गलत होता है। इसके बाद अगला शब्द है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब होता है बर्खास्त कर देना या निकाल दिया जाना। वर्क सस्पेंशन जहाँ है, कार्य स्थगन बोला जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सस्पेंडेड लिखा जाएगा तो उसे बर्खास्त किया गया, इसका ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद एक और शब्द आता है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, मतलब रिपीट हो रहा है जो बार बार। नॉन मतलब गैर होगा, गैर आवर्ती। ये अनुवाद में आपको पूछा जाता है अक्सर। इसके बाद आता है इंसिडेंटल चार्जेस। इंसिडेंटल चार्जेस को कहा जाता है आकस्मिक शुल्क। चार्ज को शुल्क, इंसिडेंट को आकस्मिक यहाँ कहा गया है। उसके बाद आता है लंप सम बोलते हैं। लंप सम का मतलब होता है एक मुश्त। जैसे मान लीजिए किसी ने लोन लिया है और लोन चुका दिया, एक इकट्ठा दे दिया, तो उसके लिए शब्द दिया गया है एक मुश्त। उसके बाद आता है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का अर्थ होता है प्रतिपूर्ति। ध्यान रखेंगे, प्रतिपूर्ति होता है और यह शब्द बदलेगा नहीं। इसके बाद आता है कुछ वाक्य रहेंगे आधे अधूरे, जैसे जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोपोजल। जस्टिफिकेशन को आप औचित्य लिखेंगे, प्रोपोजल को प्रस्ताव लिखेंगे। इसके बाद है ऑर्डर एंड आर सॉलिसिटेड। सॉलिसिट का मतलब होता है मांगा जाना, तो इसका मतलब हो गया आदेश मांगे जाते हैं, साहब आदेश दीजिए, कोर्ट से मांगा जाता है। उसके बाद इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ के लिए शब्द प्रयोग होता है एवजी या फिर के बदले। उसके बाद होता है लेट डाउन इन, मतलब कहीं लिखा हुआ है, उसका मतलब होगा में व्यक्त, बिंदी छूट गई है। इसके बाद अगला जो खंड है वह है कैरिड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड का अग्रसरित कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग अग्रेसित, मतलब इस पेज में है उसको अगली पेज में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आता है ड्यूली फिल्ड इन। ये शब्द गलत हो गया, विधिवत होना चाहिए, तो छूट गया है। विधिवत भरा हुआ या फिर पूर्ण रूपेण भरा हुआ, विधिवत भरा हुआ ही चलता है। इसके बाद फॉर डिस्पोजल। डिस्पोजल को निपटान बोलते हैं, निपटारा नहीं, तो निपटान है तो ये शब्द आता है। इसके बाद आज जो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने एक 3 लाइन, मेरे ख्याल से 36 शब्द हैं इसमें, ये एक पैसेज दिया था। दीज स्टैंडिंग कमिटीज आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड एवरी ईयर ऑन पीरियडिकली बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और एज अ रिजल्ट ऑफ कंसल्टेशन बिटवीन देम। ये जो शब्द है, मतलब यह वाक्य है पीजीडीटी के 4 के पेपर में आता है, 2 नंबर के लिए आता है। ध्यान दें, इसमें अगर आपने लिप्यंतरण किया तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा और बाद में आप कहेंगे कि मुझे नंबर नहीं दिया गया। इवन एसएससी की परीक्षा में भी अगर इस तरह का आता है और आप लिख देते हैं, लिप्यंतरण करते हैं, तो 2 नंबर में फिर परीक्षक क्या देगा आपको। इस वाक्य का जब अनुवाद करना हो, तो मैंने आपको अनुवाद जब बताया था तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इसके कठिन शब्द हैं, उसको फटाफट पेंसिल से मार्क कर लेते हैं। ठीक है अजय जी। कठिन शब्दों में आता है दीज स्टैंडिंग कमिटी। जो स्टैंडिंग कमिटी है उसकी हिंदी होती है स्थायी समितियां। इलेक्टेड का मतलब चयनित या चुने जाना। अपॉइंटेड का मतलब नियुक्त किया गया।
या अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना, एवरी ईयर हर साल, पीरियडिकली का होता है समय समय पर, बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष कहेंगे, उसी तरह लोकसभा के सभापति या अध्यक्ष कहेंगे, अध्यक्ष दोनों में चलता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ कंसल्टेशन बिटवीन देम, आपस में उनके मंत्रणा या मशवरा लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको शब्दों के अर्थ मिल गए, अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे आप नोट कर लीजिएगा अजय जी, इसका आप अनुवाद करके देने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये जो है मैंने आपको जिस्ट बता दिया। अब अनुवाद का सिद्धांत कहता है सबसे पहले प्रश्न करते हैं कौन, अर्थात जो कौन का जवाब आएगा वो सब्जेक्ट होगा। इसमें देखिए 3 शब्द हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका फिर और बताऊंगा, आगे छोड़िएगा नहीं है। दीज स्टैंडिंग कमिटीज, ये स्थायी समितियां, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है वर्ब का वर्ब की पहचान, अर्थात क्रिया क्या है, इसमें क्या से प्रश्न करेंगे, तो क्या है, आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड, इनका चयन होता है या इन्हें नियुक्त किया जाता है। इसके बाद आता है फिर कब का हम प्रश्न करेंगे, समय आएगा, मतलब एवरी ईयर या पीरियडिकली जो है ये समय आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम पूछेंगे, ऑब्जेक्ट में कर्म किसके द्वारा या कौन, फिर दूसरा कौन आएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट आता है बाय द चेयरमैन ऑफ लोकसभा और स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। कोई भी वाक्य आप जब बनाने जाएंगे हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी, तो उसमें ये 4 चीजें रहेंगी, समय नहीं होगा कोई बात नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेगा, वर्ब भी रहेगा या सब्जेक्ट या वर्ब होगा, इसमें चारों चीजें हैं। अब इस वाक्य की एक खासियत है, जो बाकी बातें बची उसको बाद में लिख लीजिए। इस वाक्य की खासियत है कि यह जो वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, अगर ध्यान से देखें तो यह वाक्य पैसिव वॉइस में है। हिंदी वाक्य संरचना के अनुसार अब जब हम एक्टिव वॉइस का अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले समय रखते हैं, उसके बाद स्थान होता है या फिर स्थान समय, जैसे हो वाक्य संरचना के अनुसार। इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ। इसके बाद आता है कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, फिर बाकी बात। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार अगर वाक्य सजाएंगे तो आपका अनुवाद बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया यह वाक्य पैसिव वॉइस मोड में है। पैसिव वॉइस अर्थात एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट जहाँ वो सब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और टाइम पीरियड जो है वो बीच में चला जाता है। तो इस वाक्य का अनुवाद जब आप करेंगे तो हिंदी का अनुवाद करते समय, देखिए अनुवाद में कहा गया है कि हिंदी के अनुवाद करते समय आप इसको एक्टिव वॉइस में भी कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में करते हैं, लेकिन जहां आपने इसमें द्वारा लगाया, मैंने आपको वाच्य में बताया था, नहीं तो आगे भी बताऊंगा, कि राम के द्वारा रावण मारा गया, यह वाक्य हिंदी के व्याकरण की प्रकृति के अनुसार नहीं है। फिर से बोलूं, हिंदी के व्याकरण की शुद्ध प्रकृति के अनुसार नहीं है। अगर आप करते हैं तो गलत करते हैं। इस वाक्य का अनुवाद अब कैसे होगा, आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य के अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं तो जो पहला हमारे सामने आएगा, इन स्थायी समितियों का चयन या इनकी नियुक्ति प्रतिवर्ष या समय समय पर की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष। अजय जी आप ऑनलाइन हैं? अजय जी? जी सर, हूँ सर। हैं जी तो सर। फिर अब इसके बाद मैं उचित नहीं समझता कि एक एक शब्द का शब्द प्रति शब्द आपको अनुवाद कर रहा हूँ। क्या कहते हैं? ये शब्द आज की प्रैक्टिस में मैंने कराया था और अब मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। इस वाक्य का 2 नंबर मिलेगा अगर आप सही अनुवाद करके और भेजेंगे, मुझे पोस्ट करेंगे।